नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भारत की रक्षा तैयारियों की ओर मजबूती मिलने जा रही है। भारतीय सेना ने स्वदेशी सैन्य तकनीकों को बढ़ावा देते हुए सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड को नागास्त्र 1R लॉइटरिंग म्यूनिशन के लगभग 450 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है। ये सिस्टम पूरी तरह से आधुनिक और किफायती है, जिसकी लॉन्चर यूनिट दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। नागास्त्र फर्स्ट आर ने 360 डिग्री घूमने वाला जिम्बल कैमरा, थर्मल नाइट विजन का विकल्प और इनक्रिप्टेड वीडियो टेलीमेट्री कम्युनिकेशन जैसी खूबियां हैं। इसकी टारगेटेड प्रणाली इतनी सटीक है कि ये 2 मीटर के भीतर लक्ष्य को भेज सकती है। खास बात यह है कि इसमें 80 से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस हाईटेक सिस्टम का परीक्षण लद्दाख से लेकर उत्तर प्रदेश के बबीना तक कई लोकेशंस पर किया जा चुका है, जहां ये पूरी तरह से सफल रहा। सेना की नई खरीद रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बड़ी मजबूती देती है। चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली की ओर, जहां से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता डॉक्टर मुखर्जी की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने डॉक्टर मुखर्जी को भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित एक महान राष्ट्रभक्त बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म बंगाल में हुआ था और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण तक अहम भूमिका निभाई है। पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आज भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसके पीछे डॉक्टर मुखर्जी का ऐतिहासिक योगदान रहा है। नड्डा ने उन्हें बहुआयामी प्रतिभा का धनी बताते हुए कहा कि वे न सिर्फ एक प्रखर राजनेता थे, बल्कि शिक्षाविद और विचारक भी थे। उन्होंने एक देश एक विज्ञान की अवधारणा को आगे बढ़ाया। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 72वें पुण्यतिथि पर सभी जगह हमारे लाखों कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो हम पंजाब देख रहे हैं और जो हम आसाम देख रहे हैं, इसको जो हम भारत का हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक स्कॉलर थे। 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। बाद में वो विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में उन्होंने उस समय के बंगाल, जो यूनाइटेड बंगाल था, उसकी सेवा की और तत्पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के पश्चात प्रथम कैबिनेट में, नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री रहे। वैचारिक मतभेद के कारण और जो उनका जो तुष्टीकरण की नीति थी श्री जवाहरलाल नेहरू जी की, उसके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया और बाद में उन्होंने वहीं जयपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए हमेशा सुधारात्मक और क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। खासकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गहलोत ने इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर भारत की मौन भूमिका पर असंतोष जताया और कहा कि वर्तमान सरकार की विदेश नीति इतनी अस्पष्ट है कि कोई उसे समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने सरकार से अपने विदेश नीति के बारे में स्पष्टता प्रदान करने की मांग की। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए।
कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी के पहले भी क्रांतिकारी कदम उठाए जब आज़ादी मिली, चाहे गांधी जी थे, चाहे पंडित नेहरू थे, या मौलाना आज़ाद थे, या सरदार पटेल थे, और आज़ादी के बाद में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। सोच दी देश को, दुनिया में क्या हो रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज देखिए क्या तकलीफ हो रही थी दुनिया के, इराक ईरान का युद्ध हो रहा है, इसराइल का और इराक का युद्ध हो रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है 15 दिन बाद बताऊंगा मुझे क्या करना है, और रात को वो आ जाते हैं मैदान के अंदर, अटैक कर देते हैं। और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा है? इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइन मूवमेंट चला था, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलन। हिंदुस्तान का नेता था दुनिया का, दुनिया में जो तीसरी दुनिया। तो वही पटना में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को लेकर के बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि गरीबों के मसीहा लालू जी ने आज आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इससे बेहद खुश हैं। तेजस्वी ने बताया कि लालू यादव ने अब तक 12 कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पूरे किए हैं और ये उनका 13वां कार्यकाल होगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता इस बात से खुश हैं और आने वाले समय में लालू जी के नेतृत्व में सफलता मिलने की उम्मीद है। लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्र अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है। INS के ऊपर नीचे करो ना, 13वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। लालू जी ने नामांकन जो है। तो वही पटना से अहम जानकारी सामने आ रही है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है और आम लोग इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। कार्यकर्ताओं ने मंत्री मंगल पांडे से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। पार्टी का कहना है कि जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। चलिए एक अहम जानकारी की ओर रुख करेंगे। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी बैठक हुई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी और अहम बैठक हुई है केशव कुंज में। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक है। 3 दिवसीय बैठक 4, 5, 6 जुलाई को होगी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो रुक करेंगे अब कोलकाता की ओर, जहां पर बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उन 4 बीजेपी विधायकों के निलंबन के खिलाफ किया गया जिन्हें मौजूदा सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया गया है। निलंबित विधायकों में दीपक वर्मन, शंकर घोष, अग्निमित्रा पॉल और मनोज उरांव का नाम शामिल है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा के बाहर हुए इस प्रदर्शन में बीजेपी विधायक हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारेबाजी करते नजर आए। पार्टी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और निलंबन वापस लेने की मांग की। तो वही तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने आज रोयापेटा में एक अत्याधुनिक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी। ये केंद्र करीब 9.68 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। शिलान्यास समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस नए स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी,
डायग्नोस्टिक सेवाएं, टीकाकरण, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का दावा है कि ये केंद्र शहरी आबादी की सेहत संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात बताया। तो वही तेलंगाना की राजनीति में आज एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। हैदराबाद स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय गांधी भवन में यादव समुदाय के लोगों में भेड़ बकरियों के साथ पहुंच करके जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से यादव समुदाय को मंत्री पद दिए जाने की मांग की है। प्रदर्शन में लगभग 30 भेड़ें और 5 बकरियां शामिल थी, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में पूरी तरह से सफल रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पशुपालन उनका पारंपरिक व्यवसाय है, लेकिन सरकार ने भेड़ बकरियों के बीमा और इलाज के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की है। यादव समुदाय ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे राज्य भर में आंदोलन तेज करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए इस विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ा दी है। रायगढ़ के जिले में सुधारगढ़ तालुका स्थित जाम्भू पालाड़ राजनीतिक हलचल तेज देखने को मिली। यहाँ पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संगठनात्मक विस्तार करते हुए विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और शेतकरी कामगार पक्ष, इन सबसे जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से बीजेपी में प्रवेश किया। इन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, सांसद धैर्यशील पाटिल, विधायक रवि शेठ पाटिल, प्रकाश देसाई और गीता पाल रीचा ने बड़े उत्साह के साथ किया। बीजेपी ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को ध्यान में रखते हुए सुधारगढ़ तालुका में संगठनात्मक विस्तार की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। जाम्भूल पाड़ा सहित आसपास के कई गांवों ने पार्टी की तरफ से अपनी मजबूती दिखाई। बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पार्टी के विकासात्मक सोच, कुशल कार्य पद्धति और देश और राज्य के साथ सक्षम नेतृत्व से प्रेरित होकर बीजेपी में आए हैं। इससे बीजेपी को न केवल स्थानीय स्तर पर मजबूती मिली है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में भी एक बड़ा संदेश गया है। स्थानीय स्तर पर यह माना जा रहा है कि इतने बड़े स्तर पर पार्टी प्रवेश से जाम्भूलपाड़ा जिला परिषद समूह में बीजेपी की संगठनात्मक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और आगामी चुनावों में इसका साफ असर दिखाई देगा। नेताओं और कार्यकर्ताओं का विश्वास है अब की बार सुधारगढ़ में भी बीजेपी सरकार। तो वही नांदेड़ जिले के अर्धापुर तालुका के मालेगांव में स्थित जिला परिषद स्कूल की हालत शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर कर रही है। कक्षा 1 से 10 तक चलने वाले इस स्कूल में तकरीबन 1,500 से 2,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में सुकून में ना तो चपरासी है और ना ही कोई क्लर्क। इस भारी कमी के कारण अब शिक्षकों को ही ना केवल बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, बल्कि सफाई करना, घंटी बजाना और दफ्तर का काम भी खुद करना पड़ रहा है। प्रशासन से कई बार अनुरोध करने के बावजूद अब तक कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि गांव के सरपंच और उप सरपंच को खुद कक्षाओं में झाड़ू उठानी पड़ी। उन्होंने जिला परिषद प्रशासन से तत्काल सभी रिक्त पद भरने और कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की है। स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों का कहना है कि जब शिक्षकों को ही सफाई और दफ्तर का काम करना पड़ेगा तो बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा। सवाल यह है कि अगर यही हाल रहा तो शैक्षणिक गुणवत्ता कैसे सुधरेगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कार्रवाई करती है। विज्ञान ने भले ही आज चांद और मंगल तक पहुंच बना ली हो, लेकिन प्रकृति के सामने आज भी मानव बेबस ही नजर आता है। मौसम को लेकर हम जितने भी अनुमान लगाए, एक पल में बदलती प्राकृतिक दशा हमें याद दिला देती है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है। कई बार किसी अनजान सही यात्री से बातचीत की शुरुआत, ये तमाम तस्वीरें साफ होती है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना। वज्रपात वैसे तो दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना मानी जाती है,
वर्ष दर वर्ष बढ़ रही इसकी तीव्रता, लेकिन साल दर साल इसकी तीव्रता जिस तरह बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का कारण है। पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा, इसे पर्यावरण असंतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण बढ़ रहा वज्रपात। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक ताप का खतरा अगर इसी प्रकार बढ़ता रहा, बिजली गिरने की घटनाएं 50% बढ़ेगी, तो आज के मुकाबले इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वज्रपात से एक दिन में 12 मौत, बिहार के 5 जिलों में 15 से अधिक मौत, महाराष्ट्र में आकाशीय बिजली से 8 मौत, 10 घायल, गुजरात में वज्रपात से अब तक 17 की मौत, उत्तराखंड में वज्रपात से अब तक कई मौतें हुई। बरसात के साथ बढ़ा वज्रपात का खतरा, इसलिए बरसात शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आने लगती है। कई पेड़ जल गए। इस साल इससे लोगों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो 25 से 30 के आसपास है। हम अगर बिहार की बात करें तो पिछले 5 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 15 से अधिक मौत हुई है। बेगूसराय में 5, दरभंगा में 4, मधुबनी में 30, सहरसा में 2 और समस्तीपुर में 1 शख्स की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 लोगों की जानें गई और 10 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से अधिकतर मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। वज्रपात के प्रभाव, आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। अब अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। शारीरिक चोटें, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक समस्याएं, संपत्ति को नुकसान और संपत्ति को नुकसान शामिल है। इससे बचाव की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पानी से दूर रहें, तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, धातु की वस्तुओं, पेड़ों और ऊंची इमारतों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें, खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे शरण ना लें, समुदाय को जागरूक करें। इसलिए वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति की शक्ति के आगे आज भी इंसान असहाय नजर आता है। आकाशीय बिजली सिर्फ एक पल का तांडव होती है, लेकिन उसका असर जीवन भर का दर्द छोड़ जाता है। इस साल देश के कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस सदी के अंत तक वज्रपात की घटनाएं 50% तक बढ़ सकती है, जो और भी डरावना है। और दुनिया के देशों को भी चाहिए कि इस दिशा में मिलकर काम करें। लेकिन फिलहाल सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। तूफान के समय खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों की छांव या धातु की वस्तुओं के पास न जाए और घर में सुरक्षित स्थान पर रहे। याद रखें, एक छोटी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।